नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी का स्वागत है हमारे एक फिर से नए वीडियो में अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राहम, जिसमें हम ए टू जेड पूरी लिटरेरी टर्म्स को कवर कर रहे हैं। हमने अपने पिछले 2 वीडियो में इसके काफ़ी सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है। अब इसके बाद बचे हुए कुछ टर्म्स आज जो हम यहाँ कवर करने वाले हैं, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल बी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट उसके पहले एक वर्ड जो मैंने आपसे कहा था दैट वी विल टेक इट अवेंट गार्डे। अवेंट गार्डे ये एक फ्रेंच मिलिट्री शब्द है। अब ये फ्रेंच मिलिट्री शब्द में आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत बार आप देखेंगे इसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है डायरेक्टली। तो ये पर्टिकुलरली आर्ट और लिटरेचर में उन कलाकृतियों, लेखकों या आंदोलनों के लिए उपयोग में लिया जाता है जो अपने समय से आगे, एडवांस ऑफ इट टाइम्स और रेवोल्यूशनरी या इनोवेशन या इन्वेंशन जैसी चीज़ों से जुड़े होते हैं। और एज़रा पाउंड के शब्दों में अगर कहें, आर्टिस्ट आर द एंटोनिम्स ऑफ द रेस। यहाँ पर आप देखेंगे शेक्सपियर के जो रिचर्ड थर्ड का प्ले है, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल निकल कर आता है कि ओवर थ्रो द जॉयज फ्रेंड्स फॉर्चून एंड द स्टेट। रिचर्ड सेकंड के इस प्ले में, माफ करिएगा, रिचर्ड सेकंड के इस प्ले में मतलब कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा कलेक्शन जो कि अपने समय से आगे हो, उसमें एवेंट गार्ड का यूज़ किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारी आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है बी की। अब बी में सबसे पहला नाम निकल कर आता है बैलार्ड का। तो बैलार्ड की बात अगर करें तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो बैलार्ड है इसका ओरिजिन और डिफिनीशन क्या है। यहाँ पर इंग्लिश में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पिछले 2 वीडियो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास बुक है और हाईलाइटर है तो जितनी सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई है वो आप हाईलाइट कर सकते हो। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। सो अ शॉर्ट डिफिनीशन ऑफ द पॉपुलर बैलार्ड, ऑल्सो कॉल्ड द फोक बैलार्ड और ट्रेडिशनल बैलार्ड, is that it is a song transmitted orally which tells a story. Ballad are thus a narrative species of folk song which originate or communicate orally among literate or only partly literate people. अब इसका मैं एक्सप्लेन करके बताऊं। सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो बैलार्ड है ये लैटिन या फ्रेंच ओरिजिन शब्द है, जिसका शुरुआत में अर्थ होता था नाचने गाने से, डांस से। जैसे हिंदी में होता है आल्हा उदल, वैसे ही बैलार्ड का शब्द नाचने या गाने से होता था। सरल शब्दों में जितनी भी ट्रेडिशनल कहानियाँ होती हैं, पारंपरिक लोकगीत होते हैं जो कि कहानी के फॉर्म में सुनाई जाती हैं और उसे नरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग का दर्जा दिया जाता है और मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ओरली पास किया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पॉपुलर बैलेड है वो ड्रामेटिक, कंसीडर्ड एंड इम्पर्सनल होता है। ठीक है, इसमें कोई पर्सनल भाव नहीं होता। मतलब आपने जो कहानी सुनी है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आप पास करते हो। और इसके साथ ही साथ इसमें क्लाइमेटिक एपिसोड होते हैं और जो स्टोरी सुनाई जाती है उसमें एक्शंस होते हैं, मतलब एक्शन के थ्रू सुनाई जाती है। और उसके जो डायलॉग होते हैं वो समटाइम्स अलोन होते हैं। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि अगर आपने आल्हा उदल हिंदी का सुना हुआ है तो सेम उसी तरीके से इसकी फॉर्म होती है। और ये बैलार्ड जो है वो ABCB के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब इसकी जो क्वार्टरन फॉर्म होती है, क्वार्टरन फॉर्म मतलब 4 लाइन्स की होती है। ठीक है, और इस 4 लाइन्स में अल्टरनेट फॉर्म होती है, 4 स्ट्रेस एंड 3 स्ट्रेस लाइनों का उपयोग होता है। अब इसकी राइम स्कीम मैंने आपको बताई दी है, ABCB। और इसका जो एग्जाम्पल है सर पैट्रिक स्पेंस का। ठीक है, सर पैट्रिक स्पेंस ये इसके बेहतरीन एग्जाम्पलों में से एक है। अब इसके के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें इंक्रीमेंटल रिपीटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। तो इंक्रीमेंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में दिखाया जाता है स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस लाइक ब्लड रेड वाइन और मिल्क वाइट स्टीड। सेकंड में दिखाया गया है अ रिफ्रेन इन ईच स्टैंडर्ड, ठहराव है एडवर्ड लॉर्ड वेंडल, जैसे इसकी बात की जा रही है। और थर्ड में इंक्रीमेंटल रिपीटेशन है, जहाँ पर कोई लाइन और स्ट्रेंजर रिपीटेड हो रही है लेकिन एडिशन दैट एडवांस द स्टोरी। ठीक है, समय के साथ चीज़ें और ज़्यादा आगे बढ़ती रहती है, जैसे कि बैलार्ड में दिखाया जाता है। और 20वीं सेंचुरी में बहुत ही फेमस सिंगर्स का नाम इसमें शामिल किया जाता है। और उस फेमस सिंगर्स में से सी हेयर, वुडी गर्थी, बॉब डैलियन, जॉन बेसोस, सेमन एंड क्रम्फंकेल एडॉप्टेड। इन्होंने, इन सभी लोगों ने बैलार्ड को अडॉप्ट किया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, आपको बस इसमें ये देखना है कि बैलार्ड का ओरिजिन कहाँ से है, बैलार्ड का स्ट्रेंजर फॉर्म क्या है और बैलार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको फोकस में रखनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट पेज नंबर 25। नाउ कम बैक ऑन पेज नंबर 26। अब पेज नंबर 26 में हमें बैलार्ड के एक फॉर्म में दिखाया गया है कि एक ब्रॉड साइड बैलार्ड है। अब ब्रॉड साइड बैलार्ड किस तरीके से, ये एक शीट होती है। ठीक है, अब एक शीट को ब्रॉड साइड कहते हैं। अब जैसे कि ये एक पूरी शीट है, अब इस शीट को ब्रॉड साइड बैलार्ड कह रहे हैं, जिसमें एक तरफ
प्रिंटेड बैलाड होता है जिसमें किसी करंट इवेंट्स या मुद्दों को लिखकर 16th सेंचुरी में उसके बारे में बात की जाती थी। बेसिकली ये 16th सेंचुरी का काफ़ी फेमस बैलाड माना जाता है। और इसके बाद जो लिटरेरी बैलाड है, लिटरेरी बैलाड में क्या करते हैं कि ये एक पारंपरिक बैलाड के रूप में है जिसमें भाषा, भावना की जानबूझकर डिलिबरेट इंटीमेशन होती है, नकल होती है। और ये नकल कौन करते हैं? जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पोएट्स होते हैं वो करते हैं। जैसे फेमस नाम अगर यहाँ पे लिया जाए तो कॉलरिज का द राइम ऑफ एंशिएंट माइनर, ये भी नकल करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं। इसके अलावा किड्स का देखें तो ला बेले डेम सन्स मर्सी, ये भी इसी तरीके के फॉर्म्स का है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का VR7। अब आप कंपटीशन के एग्जाम में भी देखें ना तो कभी कभार ये होता है VR7 पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, बैलाड है, लिरिक है, ऑड है, तो आपको वहाँ पहचानना होता है दैट इट इज़ अ बैलाड। इसके अलावा एक और फॉर्म यहाँ पर लिया जाता है दैट इज़ बार्ड। नेक्स्ट वन, बार्ड ये एक टर्म है। और किस तरीके का टर्म है? एक गैलिक टर्म है जहाँ पे गैलिक प्रोविंस अपीयरेंस इन इंग्लिश इन द मिड 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के मिड में इस टर्म का इन्वेंशन हुआ था। और जो बताता है कि 15th सेंचुरी में उन प्रोफेशनल कवियों के लिए यूज़ किया जाता है जो आयरलैंड या इसके साथ ही साथ स्कॉटलैंड के और वेल्स के सेल्टिक समाज, मतलब आप यहाँ पर देखें आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स और इसके साथ ही साथ जो सेल्टिक समाज होता था उनकी प्रशंसा में वो सारे गीत गाए जाते थे। और आपने जितने भी, चाहे आप इंडिया की बात करो या फॉरेन की बात करो, बहुत सारे आपको पोइट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो राजा की प्रशंसा में गीत गाते हैं और वो उनके हिसाब से सही होता था। सो बार्ड का काम वही है। इसके अलावा थॉमस ग्रे की जो फेमस पिंडारिक ओड यहाँ पर देख लीजिएगा, थॉमस ग्रल में से एक है पिंडारी कोड का, जो कि 1757 में कंपोज किया गया था। अब नेक्स्ट पेज नंबर 27 की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें देखने को क्या मिलता है यहाँ पर कि एक नया टर्म हमें दिखाई दिया है, बैरोक। बैरोक का मतलब होता है भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना। अब भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किस तरीके से करेंगे? जैसे समय के साथ जब बदलाव आता गया तो जितने सारे पोएट्स थे उन्होंने अपने शब्दों को बहुत ही हल्का करना स्टार्ट किया। और जब बहुत हल्का करना स्टार्ट किया तो चीज़ें और ज़्यादा सिंपली हुई और लोगों को पढ़ना लिखना समझ में आया। सेम इसी तरीके से जब कोई फेमस पोएट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी पोएटिक टर्म्स को बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड दिखाते हैं। जैसे डिफिनेशन में दिखेगा, अ टर्म अप्लाइड बाय आर्ट historians at first derogatorily but now merely descriptively to style of architecture, sculpture and painting that emerged in Italy at the beginning of the 17th century and then spread। कह रहे हैं कि ये स्पेनिश या पोर्तुगीज शब्द है जिसका अर्थ होता है भद्दा या टेढ़ा मेढ़ा, और साहित्य और कला में ये 17th सेंचुरी में आता है जब बहुत ही ज़्यादा मैग्निकुलर स्टाइल से भरा होता है, जब बहुत वेरी सिंपल टर्म्स, जैसा कि इसकी डिफिनेशन से ही पता है, ज़्यादा भारी भरकम शब्द को लिखा जाता है। अब यहाँ पे जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की आपने अगर उनकी पोएम को भी देखा है तो वहाँ पर काफ़ी भारी उसको काफ़ी अलग बनाती हैं। और शायद इसीलिए डी क्विंसी की प्रोज डिस्क्रिप्शन को देखिए ऑफ 1820, ये सारे बैरोक के एक सबसे आते हैं। इसके अलावा पेज पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है बैथोस और एंटी क्लाइमेक्स। और तो ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है डेप्थ। अब कि अलेक्जेंडर पोएम में उनका जो एसे है ऑन बैथोस पोएट्री, पोएट्री इस, और ये तब होता है जब एक लेखक अनजाने में गंभीर और अचानक बहुत ही तुच्छ या साधारण बात पर आ जाता, बहुत ही हाईली बात कर रहा है, हाईली जाएगा, तो वहाँ पर बैथोस का यूज़ होता है। इसी तरीके से अगर एंटी क्लाइमेक्स की बात करें तो ये एक तरीके से बैथोस का ही प्रकार होता है, बल्कि जानबूझकर इफेक्ट किया जाता है। अब बैथोस में क्या होता है कि
बैथोस में तो अचानक आता है कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे चला आता है, बढ़ता है एंटी क्लाइमेक्स में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बैथोस में ऊपर से नीचे जाता है, फिर वो नीचे की बात करोगे तो यहाँ पर चीज़ें जानबूझकर की जाती हैं। अब इसके लिए जो सबसे फेमस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो थॉमस ग्रे का ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, सी हेयर, ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट 1748, ये उनकी फेमस एग्जाम्पल में से एक है। या लॉर्ड बैरन की डॉन जुआन, ये पार्ट, ये भी एक फेमस एग्जाम्पल में से एक है एंटी क्लाइमेक्स का। अब इसके बाद बात करते हैं बीट राइटर्स का। कंपटीशन के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवालों में से एक है कि व्हाट इज़ द टर्म्स ऑफ बीट राइटर। ठीक है, अब बीट राइटर ये लगभग सेकेंड हाफ ऑफ 1950 और अर्ली ऑफ 1960 के टाइम का पीरियड इन्हें माना जाता है। और बीट राइटर्स की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन सबसे बड़ी उपलब्धियों में से जो बड़ा नाम निकल कर आता है एलन एलन गिन्सबर्ग का। एलन गिन्सबर्ग की जो 1956 में कविता है हॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलन गिन्सबर्ग की जो कविता है 1956 की हॉल। सो ये बहुत ही एक सेंट्रल बीट अचीवमेंट थी। अब सेंट्रल बीट अचीवमेंट में अगर आप देखें तो जो बीट राइटर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ लूट कीन ग्रुप ऑफ पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट इन द सेकेंड हाफ। कब का पीरियड है? 1950 से लेकर 1960 का। और उसमें उस वक्त समाज में जितनी भी सारी कुरीतियाँ थी उन सभी को ये अपने राइटिंग के थ्रू दिखाते थे। अब इसकी जो सबसे फेमस, जो मैंने आपको बताया कि एलन गिन्सबर्ग का हॉल 1956, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है। इसके अलावा जैक कैरवेक का ऑन द रोड 1958, ये भी इस आंदोलन का सबसे मेन उपन्यास में से एक माना जाता है। और जो बीट मूवमेंट है ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही था, लेकिन इसका जो इम्प्रिंट था, इसकी जो सब्जेक्ट था, उसने बहुत सारे लेखकों पे अपना छाप छोड़ा 1960 और 1970 के दौरान। और ये अंडर पीरियड था अमेरिकन लिटरेचर के। आप देखे होंगे कि 1976 में जब 1776 में जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस वक्त के मूवमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन लिटरेचर के बाद का जो मूवमेंट है ट्रांसजेंडरिज्म का, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ा हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है पेज नंबर 29 पे, और वो टर्म है बायोग्राफी का। अब बायोग्राफी ये टर्म कब निकल कर आता है? बायोग्राफी ये टर्म निकल कर आता है 17वीं सेंचुरी में। किस तरीके से कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि जॉन ड्राइडन ने डिफाइन किया है बायोग्राफी को नीटली द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ। अब हिस्ट्री ऑफ मैंस पर्टिकुलर लाइफ किस तरीके से दिखाया उन्होंने कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब भी किसी पर्सन के बारे में लिखना हो, किसी पर्सन के बारे में बताना हो, तो उस पर्सन का हमें फुल अकाउंट चाहिए। ठीक है, उस पर्सन की जीवनी के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस पर्सन का क्या कैरेक्टर है, क्या टेम्परामेंट है, क्या वैल्यू है। ये सारी चीज़ें मिलकर ही बायोग्राफी का रूप देती हैं। अब बायोग्राफी में अगर उसके हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट ग्रीक और रोमन्स, उन्होंने छोटे छोटे फॉर्म में एक इंडिविजुअल तरीके से बायोग्राफी को एक नया रूप दिया था, जिसका मेजर वर्जन आपको पेज नंबर 30 पे दिखाई देगा। पेज नंबर 30 के फॉर्म में दिखाई देता है कि 17वीं सेंचुरी में आइजैक वॉल्टन की लाइव्स और 18वीं सेंचुरी में सैमुअल जॉनसन की लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट 1779, ये सारी चीज़ें एक तरीके से मील का पत्थर थी। अंग्रेजी साहित्य की जो सबसे फेमस साहित्य में अगर आप बात करें तो जो सबसे प्रसिद्ध जीवनी देखी जाती है वो जेम्स बॉसवेल की लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791 है। इसके बाद हमें एक टर्म देखने को मिलता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी तो आपने देख ली, ऑटोबायोग्राफी ये टर्म जिसमें आप खुद से, ठीक है, स्वयं से, मतलब जो व्यक्ति लिख रहा है वो खुद से खुद के बारे में ही बात करता है। अब ये किसी व्यक्ति द्वारा खुद के जीवन पर लिखी गई जीवनी होती है, और इसमें मेमोयर, डायरी या जर्नल अलग से माना जाता है, क्योंकि आत्मकथा में लेखक के पूरे जीवन चक्र और आंतरिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोयर, डायरी और जर्नल, इन सभी चीज़ों को अलग से माना जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, सी हियर द टर्म्स, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, तो ये जो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है ये इसका सबसे बड़ा और प्रभावशाली उदाहरण है, जो 4वीं शताब्दी में 4th सेंचुरी में सेंट अगस्टिन की, सी हियर द टर्म्स, सेंट अगस्टिन की लाइफ पर लिखा गया था। अब सेंट अगस्टिन की जब लाइफ पे लिखा गया है तो वहाँ पर वो दिखाते हैं कि सेंट अगस्टिन किस तरीके से एकदम मेजर पार्ट माने जाते हैं। और सेंट अगस्टिन का कन्फेशंस, ओके, सेंट अगस्टिन का कन्फेशंस इसके एक बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक माना जाता है।
इसके अलावा भी अगर मॉडर्न ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो मॉडर्न ऑटोबायोग्राफी में भी आपको बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं, जैसे रोसो की कन्फेशंस या गोथे की टीचिंग अनवॉरिड। इसके अलावा आप यहाँ पर और सारे नाम देख सकते हैं जो फेमस नाम हैं इस पूरी हिस्ट्री के टर्म्स में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें दिखाई देता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो वर्ड्स फॉर्म में है, और जो है द प्रेल्यूड कंप्लीटेड है 1805 में और पब्लिश होती है उसके रिवाइज फॉर्म में, जो कि 1850 का टर्म्स माना जाता है। जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये 1950, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी का ही टर्म माना जाता है। इसके अलावा पेज नंबर 31 पे अगर हम देखें तो एक टर्म निकल कर आता है ब्लैक आर्ट मूवमेंट। अब ब्लैक आर्ट मूवमेंट ये 1960 के पीरियड का जो अफ्रीकन अमेरिकन है, सी हेयर, अफ्रीकन अमेरिकन लेखकों का एक सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन था। किस तरीके से सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन है कि ये आंदोलन वियतनाम युद्ध के विरोध, नागरिक अधिकारों के बारे में, ठीक है, वियतनाम युद्ध के विरोध, नागरिक अधिकारों के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लैक पावर मूवमेंट जुड़ा हुआ है जिसमें स्टॉकली, कमर्शियल एंड मैल्कम एक्स जैसे नेता शामिल थे। यहाँ पर आप देखिएगा मैल्कम एक्स जैसे नेता शामिल थे, और ये आंदोलन ब्लैक प्राइड और अलगाववाद की बात करता है, और इन सभी चीज़ों को वो काफ़ी बारीकी से वहाँ पर दिखाता है कि किस तरीके से ब्लैक आर्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के थ्रू। आपको बेसिकली सारी चीज़ें छोटी छोटी बारीक चीज़ें पता रहें आपके लिटरेरी डिवाइसेस के लिए उतना ही ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। लैरी नील इसमें एक बहुत बड़ा नाम शामिल होता है जो अपने एसे द ब्लैक आर्ट मूवमेंट 1968 में इसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा निकल कर आता है ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स में हमें क्या दिखाई देता है कि ब्लैंक वर्स एक अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर है, और इसमें 5 ट्रेस होते हैं, ठीक है। अब इस 5 ट्रेस में अगर आप देखें तो ये अंग्रेजी कविता और नाटक का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, मतलब ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर से लेके मिल्टन, जिनका पैराडाइज लॉस्ट रहा है, और इसके साथ ही साथ आप देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे, उन सभी लोगों ने इस ब्लैक वर्स के फॉर्म को अपनाया हुआ है। अगर कुछ और चीज़ों को अगर हम ऐड करें तो क्रिस्टोफर मार्लो की जो ब्लैंक वर्स की लाइन है, बेन जॉनसन ने क्रिस्टोफर मार्लो की जो ब्लैंक वर्स की लाइनें हैं उसे मार्लोज माइटी लाइन कहा है। क्यों मार्लो की जो कहा है माइटी लाइन्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से उसे यूज़ किया हुआ है कि यहाँ पर बेन जॉनसन ने, ये चीज़ कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो को माइटी लाइन्स किसने कहा है, तो आप ध्यान रखिएगा इसे कहा है बेन जॉनसन ने। आगे की तरफ हम बात करें तो आगे में हमें दिखाया जाता है ब्लूम्सबरी ग्रुप। अब ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है ये नेम है इनफॉर्मल एसोसिएट ऑफ राइटर का, आर्टिस्ट का और इंटेलेक्चुअल का, जो कि रहते थे कहाँ पर, ब्लूम्सबरी में। एक रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट था सेंट्रल लंदन में, और जो लगभग सक्रिय हुआ था अराउंड 1905 के आसपास। इसके प्रमुख सदस्यों में अगर हम बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ और ई एम फॉस्टर्स का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिसमें पेंटर डंकन ग्रैट, वेनेसा वेल जो वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर थी, और इन्फ्लुएंशियल आर्ट क्रिटिक्स जैसे क्लाइव बेल और रोजर फ्राइड ये भी शामिल थे। पेज नंबर 34 पे इसी लिटरेरी टर्म्स की डिवाइस में हमें देखने को मिलता है कि नेक्स्ट टर्म है बॉम्बस्टार। अब बॉम्बास्ट की अगर बात करें तो बॉम्बास्ट का मतलब होता है भारी भारी शब्दों का प्रयोग करना, आडंबरपूर्ण भाषा। तो अब इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आएगा, इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है कॉटन स्टफिंग, सी है कॉटन स्टफिंग। अब कॉटन स्टफिंग का मतलब होता है रुई की भराई, मतलब इसमें कोई भी सिर पैर नहीं है, सिर्फ उस शब्द को खड़ा कर दिया गया है, आडंबरपूर्ण भाषा है। और लिटरेचर के टर्म्स में इस भाषा का यूज़ सिर्फ और सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर और ज़्यादा दिखाने वाली, मतलब इन्फ्लेटेड डिक्टिक्शन, बढ़ा चढ़ाकर जो जो जितना है, ठीक है, अगर कोई चीज़ इतनी है तो उसको इतनी ज़्यादा 2x में बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के हिसाब से बॉम्बास्ट का यूज़ माना जाता है। और इसके जो सबसे चीफ राइटर, मेन राइटर माने जाते हैं वो है क्रिस्टोफर मार्लो।
क्रिस्टोफर मार्लो के जो शुरुआती नाटक हैं, जिसमें से एक नाटक है डॉक्टर फॉस्टस का, उसके जो कॉन्वर्सेशंस है वो हमेशा बॉम्बास्ट ही माने जाते हैं और बॉम्बास्ट का यूज़ क्रिस्टोफर मार्लो से बेहतरीन और किसी ने नहीं किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पेज नंबर 34 का आज का हमारा लास्ट टॉपिक निकल कर आता है बुक। तो बुक के बारे में दिखा जाता है कि इट इज़ एन इंक्लूसिव सेंस में अगर कहा जाए, सो ये टर्म डेजिग्नेट होता है any written or printed document which is considerable length yet too light and durable enough to be easily portable। मतलब अपने व्यापक अर्थ में बुक किसी भी लिखित या प्रिंटेड दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट्स को बताता है जो काफ़ी लंबा हो। प्राचीन काल में जो इजिप्ट हैं वहाँ पाए जाने वाले पेपरस, सी हेयर वर्ड, पेपरस के रोल पर हाथ से लिखी जाती है जिसे बाद में टुकड़ों पर काट के सेफ रखा जाता था। अब इस तरीके से द टेक्स्ट वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट इज़ रिटन बाय हैंड, जो कि हाथों से लिखी जाती थी और वर इंस्क्राइब्ड इन कॉलम्स, कॉलम्स में संभाल कर लिखी जाती थी। एज द रीडर वेंट अलॉन्ग ही अनबाउंड द पेपरस फ्रॉम राइट हैंड रोल एंड बाउंड इट इनटू द लेफ्ट हैंड रोल। किस तरीके से संभाल के रखा जाता था इजिप्ट में पेपरस के थ्रू बुक का इन्वेंशन। सो ये हमारी बात रही पेज नंबर 34 तक। पेज नंबर 35, आफ्टर दैट पेज नंबर 36 बुक एडिशन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको हमारी ये ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स इस सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। ये हमारी तीसरी क्लास थी। आप इसी तरीके से हमारा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 36 से। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय। जय हिंद एवरीवन।